से आरोप है। ये भले ही बात करें सर्वहारा वर्ग के तानाशाही का, लेकिन कहीं भी आपको सर्वहारा नहीं दिखेगा, कि आपको सर्वहारा नहीं दिखेगा। उन्होंने क्या हुआ, सुब्रत उसमें क्या हुआ, कुछ प्रशिक्षित गुरिल्ला, मतलब कुछ एक तरह से आप क्या कहो तो कुछ प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो बोल्शेविक पार्टी के थे, उन्होंने गुरिल्ला पद्धति को अपनाकर एक तरह से तख्ता पलट के सत्ता पर कब्जा की। और पूर्वी यूरोप के देशों में स्टालिन ने जब उस क्षेत्र को जीता सोवियत रूस में, तो सोवियत रूस ने ऊपर से वहां सरकार स्थापित कर दी, कॉमन ड्यूटी कोऑपरेटिव से। लेकिन चीन और वियतनाम में अगर आपको साम्यवाद का जन आंदोलन के रूप में अगर साम्यवाद का समर्थन देना हो, या अगर कहीं जन आंदोलन के रूप में साम्यवादी सरकार की स्थापना करनी हो, तो आप निश्चय ही यह उदाहरण कहाँ देखेंगे, यह उदाहरण आप चीन में देखेंगे। वहां पर पॉपुलर मूवमेंट, पॉपुलर सपोर्ट था। अब देखो यहाँ पर मैं एक बात और भी कहूंगा, जब आप साम्यवाद की बात करें तो मैंने पहले आपको बताया था मार्क्स ने क्या याद हुआ, और जब मैं आपको साम्यवादी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मार्क्स के विचारों में लेनिन ने क्या परिवर्तन था, तो कैसे रूसी परिस्थिति के अनुकूल साम्यवादी क्रांति की व्याख्या की। फिर जब हम आपको सोवियत रूस का आर्थिक निर्माण पढ़ा रहे तो स्टालिन के बारे में बताया था कि स्टालिन ने किस प्रकार से विवाद का हल किया था कि बनाम एक देश में समाजवाद, तो वह भी चीज मैंने आपको बताई। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो माओ सेतुंग है, उसने भी साम्यवाद को चीनी परिस्थितियों के अनुसार, माओ सेतुंग ने साम्यवाद की व्याख्या चीनी परिस्थितियों के अनुसार। माओ सेतुंग चीन की परिस्थितियों के अनुसार चीन की परिस्थितियों के अनुसार चीन की परिस्थितियों के अनुसार साम्यवाद की व्याख्या, चीन की परिस्थितियों के अनुसार साम्यवाद की व्याख्या। माओ सेतुंग चीन की परिस्थितियों के अनुसार साम्यवाद की व्याख्या इसे कहते हैं क्रांति, क्रांति का चीनी मार्ग, क्रांति का चीनी मार्ग, क्रांति का चीनी मार्ग। अब ये क्रांति का चीनी मार्ग क्या है, मैंने अपने मैटर में आपको दिया था। देखिए एक्चुअली माओ सेतुंग ने देखा, मैं आपको बताऊं चाहे वो मार्क्सवाद हो या लेनिनवाद हो, एशियाई परिस्थिति में नहीं। आप याद करें उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि सर्वहारा वर्ग में केवल औद्योगिक श्रमिक होंगे, औद्योगिक श्रमिक, इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। मतलब ना तो मार्क्स, ना लेनिन, ना स्टालिन, किसी ने भी किसानों को सर्वहारा नहीं कहा था, क्योंकि किसानों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उनके पास भूमि संपदा होती है। इनके अनुसार, इन चिंतकों के अनुसार, इन क्रांतिकारियों के अनुसार, बुद्धिजीवियों के अनुसार, कि नहीं, जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वो कभी भी क्रांतिकारी नहीं हो सकते। तो उनके विचार में वे क्रांतिकारी नहीं थे, ये किसान क्रांतिकारी नहीं थे। उनके विचार में, उनके दृष्टिकोण में क्रांतिकारी थे तो औद्योगिक श्रमिक थे। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन की परिस्थितियों के साथ साम्यवाद की व्याख्या क्रांति का चीनी मार्ग उन्होंने दिया। इसने क्या किया कि माओ सेतुंग ने देखा कि भाई अगर चीन में हम औद्योगिक श्रमिक के आधार पर क्रांति की बात सोचे तो औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, क्योंकि एशिया में तो अगर जापान को आप अपवाद में रखें तो औद्योगिकरण उस समय तक हुआ ही नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पर तो औद्योगिक श्रमिकों की संख्या 1% से भी कम थी, वहीं किसानों की संख्या 90% से अधिक थी। आप ही बताइए, तो ऐसी स्थिति में कहाँ की बुद्धिमानी है कि हम कृषक शक्ति की अवहेलना करें। यही तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं करता है, जिस कारण का विफल है। माओ सेतुंग ने घोषित किया कि नहीं, चीन में जो भी क्रांति होगी वह गांव से नगर की तरफ जाएगी, न कि नगर से गांव की ओर आएगी। और सर्वहारा वर्ग के आधार किसान होंगे, उसने किसानों को सर्वहारा माना। और उसने कहा कि चीनी राष्ट्रवाद कृषक राष्ट्रवाद होगा। तो उसने एक तरह से किसानों के प्रति व्यावहारिक नीति अपनाई, कृषक शक्ति पर बल दिया और किसान शक्ति के माध्यम से क्रांति को आगे बढ़ाने की बात की। इसीलिए माओ सेतुंग चीन में सफल रहा। और आगे वियतनाम में देखोगे यही पद्धति हो ची मिन्ह की भी। अब अंत में आप देखोगे कि धीरे धीरे इसने किसानों के बीच अपना आधार बनाया। पहले क्यांसी प्रांत को आधार बनाया, फिर शेंशी प्रांत को आधार बनाया, और अब जापान की पूरी, अगर आप चीन की कहानी देखोगे तो चीन पर समय समय पर जापान का आक्रमण हो रहा था। 1931 में जब चीन का जापान पर आक्रमण हुआ और उसको मंचूरिया पर जब उसने कब्जा करना चाहे, उसे कहते हैं मंचूरिया संकट। तो जापान का आक्रमण, उसमें चियांग काई शेक की सरकार थी, उसको कमजोर कर दिया और बहुत बड़े भूभाग पर धीरे धीरे जब जापानी जैसे जैसे कब्जा करने लगे तो चीन पीछे हटने लगा। और जहां चीन की सरकार पीछे हट जाती, वहां पर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता नीचे ग्रासरूट लेवल पर किसानों के बीच अपना आधार बनाने लगते। इसी तरह से धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी का प्रसार की शक्ति का होता गया। अब जब 1941 में जब जापान पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, तो आपको पता ही है वह कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने भागीदारी निभाई, उन्हें तो संयुक्त अमेरिका भी आ गया। तो अब चीन को संयुक्त अमेरिका का भी सहयोग मिलने लगा। तो इस प्रकार से ये बात पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान आप देखोगे चियांग काई शेक की सरकार को संयुक्त अमेरिका का भी सपोर्ट मिला। लेकिन जब उसी समय कोल्ड वॉर भी आरंभ हो गया है तो सोवियत रूस का सपोर्ट है माओ सेतुंग के साथ। तो अब उसी में जब एक बड़े भूभाग पर उसने कब्जा किया हुआ था जापानियों ने, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम्बार्डमेंट के बाद जब जापानियों ने समर्पण कर दिया, तो उस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए चियांग काई शेक और चीन कम्युनिस्ट पार्टी दोनों आगे बढ़े और फिर दोनों के बीच 4 वर्षों का युद्ध छिड़ा, 4 वर्षों का। जबकि सेना चियांग काई शेक के पास करीब 40 लाख सेना थी और माओ सेतुंग के पास मात्र 10 लाख सेना थी, इन किसानों के सहयोग से। किसानों का कॉमन पीपल का सहयोग माओ सेतुंग के साथ था, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। 4 वर्षों के इस युद्ध में धीरे धीरे
तो चियांकाई शेक की सरकार है पीछे हटती गई, कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ती गई। 1949 तक आकर कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया और उधर जो चियांकाई शेक है, वो चियांकाई शेक अपने चीन मेनलैंड छोड़ करके जाना पड़ा। और आज भी आप देखते होंगे ताइवान शब्द आप सुनते होंगे, ताइवान एक चीन के साथ ही एक और राज्य है, टू स्टेट सिस्टम। तो ताइवान को उसने अपना आधार बनाया और अभी चियांकाई शेक ताइवान पर भी बना नहीं रह पाता, क्योंकि जरूर उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और माओ सेतुंग वहाँ से खदेड़ देता। तभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसकी रक्षा के लिए अपनी परमाणु छतरी दे दी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा रक्षा किए जाने के कारण ताइवान एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रह गया। 1949 में स्वतंत्र चीनी गणतंत्र और वही चीन आपको। तो ये हुआ चीन का। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए वियतनाम। और वियतनाम की भी कहानी थोड़ी दिलचस्प, हालांकि वियतनाम संकट मुझे अलग से आगे वीडियो में कवर करना है, इसको मैं इतनी दूर तक नहीं ले जाऊँगा। हाँ, इसके बारे में आपको निश्चित इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो देखिए, जो वियतनाम भूभाग आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि यह फ्रांस का उपनिवेश था। जब फ्रांस की सरकार जिस समय मौजूद थी, उसी समय वहाँ पर एक राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गया। तो एक वहाँ का राष्ट्रवादी नेता था जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था, जिसका नाम था हो ची मिन्ह। तो हो ची मिन्ह ने वहाँ, उसने सबसे पहले हो ची मिन्ह ने वहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। उसके द्वारा 1930 में ही फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया था, मुक्ति आंदोलन। लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने उसको बड़ा ही उग्रतापूर्वक दमन कर दिया और हो ची मिन्ह को गिरफ्तार करके चीन के जेल खाने लगा। आगे जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उधर जर्मनी में मैंने आपको बताया फ्रांस को जीत लिया यूरोप में, और इधर जापान ने उसको उपनिवेश वियतनाम को दी। और वियतनाम पर जापानियों का कब्जा था। तो पूरे एशिया प्रशांत में युद्ध का संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, और सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों मित्र राष्ट्र के रूप में लड़ रहे थे साथ मिलकर। तो दोनों, यानी रूजवेल्ट जो अमेरिकी प्रेसिडेंट था और इधर सोवियत रूस का जो हेड था स्टालिन, दोनों के बीच आपस में बैठक हुई। तो तय हुआ कि वियतनाम में जापानियों के आधार को कमजोर करने के लिए बेहतर है कि हो ची मिन्ह जो चीन के जेलखाने में कैद को आज़ाद करके और उसे जापान भेज दिया जाए, ताकि वह उसे वियतनाम भेज दिया जाए, ताकि ये जापानियों के विरोध में वियतनामी किसानों के बीच अपने आधार करें। तो यही बात परस्पर तय हुई। अब यह बात तय हुई, लेकिन अब दिक्कत उसमें यह हुई कि जब यहाँ से हो ची मिन्ह को जब भेजा गया वियतनाम, तो हो ची मिन्ह ने बड़ी, मतलब एक तरह से मित्र राष्ट्रों को भी, वो उसने संयुक्त अमेरिका को भी एक तरह से धोखा ही दिया, क्योंकि उसका अपना उद्देश्य था, वो कम्युनिस्ट था। उसने देखा कि भाई हमको पहले अपनी पार्टी का आधार वहाँ पर निर्मित करना। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका को खुश करने के तात्कालिक रूप में उसने कम्युनिस्ट पार्टी को भंग भी कर दिया था, परंतु ग्रासरूट लेवल पर वो लोगों के बीच अपना आधार बना था। उधर वही जो 1945 में जब जापान ने समर्पण किया, तो जापान के समर्पण करने के बाद उसे एक वर्ष पहले जर्मनी समर्पण कर चुका था, वो 6-7 महीने का। तो फ्रांस भी उधर मुक्त हो गया, और फ्रांस यद्यपि कमजोर हो गया था, परंतु अपना उपनिवेश छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं। तो फ्रांस में बड़ी तेजी से उधर अपने उपनिवेश पर, वियतनाम पर कब्जा करने बढ़ा। लेकिन तब तक हो ची मिन्ह ने उत्तरी वियतनाम में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी और वियतनामी गणतंत्र की स्थापना की घोषणा कर दी। यह घटना है 1945। तब तक चीन में वो सरकार स्थापित कर दी। तो उसने वहाँ पर एक, जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार स्थापित कर दी, तो फ्रांस ने दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा करके वहाँ पर एक एक दक्षिणपंथी सरकार, बाओ दाई एक कोई नेता था, उसके नेतृत्व में उसने एक दक्षिणपंथी सरकार स्थापित की। तो वियतनाम में अब हो गई दो सरकार, एक उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की साम्यवादी सरकार, और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की दक्षिणपंथी सरकार। तो इस तरह से दो सरकारें अपने सामने स्थापित। अब चूंकि शीत युद्ध आरंभ हो चुका, तो जाहिर है कि अब वियतनाम का मुद्दा, शीत युद्ध का मुद्दा बन गया। अब उधर उत्तरी वियतनाम की सहायता करने सोवियत रूस पहुंच गया हो ची मिन्ह, और दक्षिणी वियतनाम की सहायता करने संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन पहुंच गए। अब मामला दोनों के बीच, उत्तरी और दक्षिणी बीच संघर्ष होने लगा। अब इस समय चूंकि भारत भी स्वतंत्र हो गया था, एशिया के कुछ और देश भी स्वतंत्र हो गए थे, तो ये देश अब सक्रिय होने लगे, और जो देश स्वतंत्र नहीं थे वह भी वियतनाम के मुद्दे को लेकर हो ची मिन्ह और गणतंत्र के प्रति सहानुभूति जताई। ये मामला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी तत्परता से यूएन में दिखाया। ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में बताया जाता है, भारत का जो विदेश मंत्री थे कृष्ण मेनन, उनका बड़ा ही ऐतिहासिक भाषण हुआ उनके विषय में। कहा जाता है वो खड़े होकर तब तक भाषण देते रहे जब तक स्वयं बेहोश होकर नीचे गिर गए। और अब 1954 में इस पर यूएनओ का निर्णय आया, लेकिन यूएनओ का जो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का जो निर्णय आएगा, उससे पहले हो ची मिन्ह ने अपनी स्थिति कैसे मजबूत कर ली उसको नजर आया। एक्चुअली एक वॉर हुआ था, उस युद्ध को कहते हैं बिएन बिएन फू का युद्ध। वो बिएन बिएन फू का युद्ध यह है कि बिएन बिएन फू एक जगह है, कहाँ, तो वियतनाम। उसमें क्या था कि फ्रांस की सेना वो घाटी थी, घाटी में पोजिशन लेकर थी, और वो सेना इस बात से अनजान थी कि हो ची मिन्ह अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और उसमें तोप खाने को रस्सी से और जंजीर से पर्वत की चोटी पर खींच कर ले गया, और पर्वत की चोटी पर वो तोपें लगा दी गई, और सीधे फ्रांस की सेना को निशाना बनाकर ऊपर से उन्होंने घोषणा की कम्युनिस्टों ने कि आप सभी हमारे निशाने पर हो, अब अगर आप समर्पण नहीं करते हो, आप सभी को तोप से उड़ा देंगे। और उनका पोजीशन ऐसा था कि ऊपर से, और फ्रांस की सेना को बिएन बिएन फू की लड़ाई में समर्पण किया। तो अब उस समर्पण के बाद उसमें तो संयुक्त अमेरिका, क्योंकि मामला कोल्ड वॉर का था, शीत युद्ध का था, और अमेरिकी उसमें प्रेसिडेंट हुआ करता था 1954 में, 53 तक वहाँ पर ट्रूमैन, तो ट्रूमैन का काल है 53 तक के जो समाप्त हुआ, तो आता है आइजनहावर। तो आइजनहावर प्रेसिडेंट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो आइजनहावर ने तो यहाँ पर डिक्लेयर किया, इतना नर्वस हो गया इस घटना से, उसने कहा कि हम परमाणु हथियार का उपयोग करते हैं वियतनाम में करेंगे। तो इतना संयुक्त अमेरिका बौखलाया हुआ। मैं कहना चाहूँगा कि मामला यूएनओ हो गया। अब यहाँ तो हो ची मिन्ह का हाथ मजबूत है। 1954 में
वियतनाम को यूएन ने स्वतंत्रता दी, लेकिन उसमें कैसे-कैसे प्रबंधन हुआ, जैसे इसे एक भाग कंबोडिया और लाओस 2 क्षेत्र था। उन दोनों को निकाल कर वो पहले जैसे उसको इंडो चीन बोलते थे, उसमें कोचिन चीन, टोंगकिन, कंबोडिया, लाओस ये सभी शामिल थे। उनको इंडो चीन बोलते थे। इसमें कंबोडिया और लाओस को निकाल कर स्वतंत्र कर दिया गया, स्वतंत्र देश बना दिया गया और उधर बाकी वियतनाम को 2 पार्ट में बाँट दिया गया। उत्तरी वियतनाम में गणतंत्र था और दक्षिणी वियतनाम पर हो ची मिन का कहना था कि पूरे वियतनाम का समर्थन गणतंत्र के साथ है। उन्होंने जबरन दक्षिण वियतनाम पर कब्जा बनाया गया। तो दक्षिणी वियतनाम के लोगों की मर्जी पूछी, वहाँ पर जन्मस्थल है वो, प्लेबिसाइट। तो यूएनओ ने निर्णय लिया कि भाई अभी आपको 2 पार्ट में बाँट देता हूँ और उसको 2 भागों में बाँट दिया गया और कहा गया कि आगामी 2 वर्षों में वहाँ पर जन्म संग्रह होगा और जन्म संग्रह के आधार पर दक्षिण वियतनाम का निर्णय। वही मैं आपको आगे बताऊंगा कि कायदे के हिसाब से 1956 में जन्म संग्रह होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यूएनओ संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में काम कर रहा था तो यूएनओ ने जन्म संग्रह नहीं करवाया और तभी उत्तरी वियतनाम का खैर जवाब दे दिया और उत्तरी वियतनाम ने धीरे धीरे अपने कार्यकर्ताओं को दक्षिण वियतनाम भेजना शुरू कर दिया। अब यहीं से आगे वियतनाम का संकट शुरू होगा। इसको मैं इसलिए रोक रहा क्योंकि आगे आप लोगों का शीत युद्ध जो तुर्की विषय में शीत युद्ध का विस्तार वाले टॉपिक हम कवर करेंगे, वहाँ पर इस पहले हम डिस्कस करेंगे और वह होगा वियतनाम संकट, वो चर्चा का हमारा विषय होगा। इस बात की पुनरावृत्ति वहाँ न करना है, इसलिए मैं यही करूँगा। ये हो गया आपका एशिया। अब आप उत्तरी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति, उपनिवेश मुक्ति, उपनिवेश मुक्ति, उपनिवेश मुक्ति प्रक्रिया पर टिप्पणी की, टिप्पणी की। इससे पहले मुझे थोड़ा सा एक चीज देना पड़ेगा, एक चीज पहले, इसके बाद उस पर आना। पहले हम एक चीज करते हैं कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, आंदोलन में अफ्रीका में, अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति, अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति, अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया को, उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया, किस प्रकार प्रोत्साहन दिया। उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया। अभी मैंने आपको कंटेंट दिया, उस कंटेंट पे मैंने इस चीज की चर्चा की, 3 पॉइंट हमने किए। आप वहाँ पर यह देखना है, ये एक बार ऑप्शन में मॉडर्न हिस्ट्री में होता है, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट में पूछ सकते हैं आपको। आप वहाँ पर 3 फैक्टर बताओगे। एक फैक्टर कि मोरक्को, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया एवं कोस्ट में, एवं गोल्ड कोस्ट में, गोल्ड कोस्ट में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की मांग पहले से ही, स्वतंत्रता की मांग पहले से ही, परंतु मांग पहले से ही, परंतु भारत की आजादी के बाद, भारत की आजादी से उन्हें अत्यधिक प्रेरणा, आजादी से अधिक प्रेरणा। देखो, ट्यूनीशिया और जो मोरक्को है, ये दोनों फ्रांस की कॉलोनी थी और गोल्ड कोस्ट ब्रिटिश कॉलोनी। वहाँ पर स्वतंत्रता की मांग पहले से ही उठ रही थी, लेकिन हुआ ऐसा कि जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली तब वहाँ पर स्वतंत्रता की मांग और भी जोर पकड़ गई और फिर फ्रांस को 1956 में ट्यूनीशिया और मोरक्को को आज़ाद करना पड़ा। 1856 में जब उनको ट्यूनीशिया और मोरक्को को आज़ाद करना पड़ा तो फिर 1858 में ब्रिटिश को घाना को भी आज़ाद किया, उसको गोल्ड कोस्ट का ही नाम हुआ घाना के नाम से आज़ाद। एक फैक्टर वहाँ हमने यह दिखा दिया, 3 फैक्टर मैंने दिया हुआ आपको लेना। दूसरा फैक्टर मैंने दिया हुआ है कि गोल्ड कोस्ट का जो नेता था, जो बाद में वहाँ का प्रेसिडेंट, उसका नाम था क्रूमा। तो एक तरह से गोल्ड कोस्ट में जो यानी घाना का क्रूमा,
घाना का क्रू, और दूसरा हमने दिया है दूसरे कंट्री का जाम्बिया। जाम्बिया एक अनदर अफ्रीकी कंट्री है। तो घाना का क्रूमा और जाम्बिया का केनेथ कोंडा, जाम्बिया का केनेथ कोंडा, जाम्बिया का केनेथ कोंडा, इन दोनों ने अपनी जीवनी में लिखा है, क्रूमा और जाम्बिया का केनेथ कोंडा, इन दोनों ने अपनी जीवनी में लिखा है भारत की स्वतंत्रता से उन्हें कितनी प्रेरणा थी। तो दूसरा पॉइंट मैंने ये दिया है। और तीसरा पॉइंट मेरे विचार से आप यह दे दीजिए कि दक्षिण अफ्रीका तो नाम आप जानते हैं, मैं दिखाऊंगा। दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता सेनानी, दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, स्वतंत्रता आंदोलन के नेता अल्बर्ट लुथुली, स्वतंत्रता आंदोलन के नेता अल्बर्ट लुथुली एवं नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट लुथुली एवं नेल्सन मंडेला गांधीवादी पद्धति से प्रेरित, नेल्सन मंडेला गांधीवादी पद्धति से प्रेरित, गांधीवादी पद्धति से प्रेरित। तो तीन फैक्टर्स हम लोगों ने चर्चा की, तीन फैक्टर्स आपका उस प्रश्न का उत्तर है जो मैंने अपने बुक में तीनों पॉइंट्स रखे हुए हैं। अब इतना अस्पष्ट है क्योंकि मैंने खुद ही वहाँ क्या किया है, उसको आप देख लें और उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन को देखो, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति प्रक्रिया पर परिस्थिति, यहाँ पर आपको यह देखना है कि जैसे ये हुआ आपका उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, इसमें अधिकतर फ्रेंच कॉलोनी है। ब्रिटिश कॉलोनी में जितना ग्रीन टाइप का आपको दिख रहा है ये ब्रिटिश कॉलोनी, जो लीबिया आई तो इटालियन था, बाद में तो फ्रेंच ने कब्जा कर लिया। क्योंकि ये ब्रिटिश है, नाइजीरिया है, ये घाना है। इसमें अधिकतर जो कॉलोनीज है वहाँ पर कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं, और वहाँ पर मध्यवर्गीय नेतृत्व तैयार हुआ था। यहाँ पर बुद्धिजीवियों का एक वर्ग पैदा है। जैसे यहाँ पर कंट्री कौन है तो आप देखोगे गुयाना है, सेनेगल है, अब मॉरिटेनिया है। तो ये सब जो देश हैं, ये सब देशों में जैसे गाम्बिया, गुयाना बिसू है, सियरा लियोन है, ये सब कंट्री है। ये सब कंट्री ने एक अलग मॉडल दिया। तो अलग मॉडल, सियरा लियोन तो ब्रिटिश कॉलोनी है जैसे आपको कलर में पता चलता है। तो इसमें आपको यहाँ पर एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी अस्तित्व में आता है। 2016 में क्वेश्चन पूछा, तो मैंने अपने बुकेट में उसको दिया हुआ, उसको कवर करके दिया हुआ। इसमें ये मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है, ये क्या थे जो कॉस्मिक शिक्षा प्राप्त थे, कहाँ से आए थे? तो एक तो ईसाई मिशनरियों के दौरान बहुत सारे कॉलेज और विद्यालय खोले गए थे, तो उनसे उनके प्रोडक्ट थे वो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी। दूसरा आप देखोगे, दूसरा तो जो सरकारी सेवा में से जो जुड़ गए वो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी, जो सरकारी सेवा से जुड़ गए। कुछ ऐसे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे जो पश्चिम से शिक्षा प्राप्त थे, पश्चिम से शिक्षा प्राप्त। और कुछ ऐसे थे जो अफ्रीकन अमेरिकन से मतलब है कि संयुक्त अमेरिका में बहुत सारे जो अफ्रीकन थे, वहाँ पर एक मूवमेंट शुरू हुआ था, वो सिविल राइट्स मूवमेंट। उससे पहले वहाँ पर सबसे पहले जो संयुक्त अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन को जागृति आई, राजनीतिक जागृति के प्रति वो सजग हुए। तो वैसे जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनका भी प्रभाव उत्तर पश्चिम के उस अफ्रीकन बुद्धिजीवियों पर था। इन कारणों से यहाँ पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों की अच्छी खासी संख्या थी, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरह, और फिर वह एक शांतिपूर्ण ढंग से और संवैधानिक ढंग से मूवमेंट चलाया। और चूंकि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में वैसा कोई, अगर एक आप अल्जीरिया को अपवाद में रखते जहाँ पर फ्रांस का बहुत बड़ा स्टेट था, इसलिए अल्जीरिया में बहुत खूनी संघर्ष किया, बाकी देशों में कुछ ऐसा पश्चिमी देशों का स्टेट नहीं था, इसलिए अपेक्षा के यहाँ पर जो उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया हुई वो शांति थी। यही इसकी खासियत है। तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया पर टिप्पणी की पश्चिमी अफ्रीका में, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया, उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रही थी। आप ब्रैकेट में देख सकते हैं कि अल्जीरिया एवं नाइजीरिया अपवाद, अल्जीरिया एवं नाइजीरिया अपवाद। इसके निम्नलिखित कारण थे।
प्रथम ग्रंथ प्रथम कि अधिकांश देशों में साम्राज्यवादी शक्तियों का व्यापक हित साम्राज्यवादी शक्तियों का व्यापक हित का उलझाव नहीं था दूसरे अधिकांश देशों में नेतृत्व मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के हाथों में रहा था। अब तुमको यहाँ पर यह देखना है कि अगर जितना लिखते हैं हम आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग किया गया। आपको मैंने उस मैटर में डाल दिया। जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का स्रोत बता दें, कुछ ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रशिक्षित थे, कुछ सरकारी अधिकारी रहे थे, कुछ अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट से प्रभावित होकर आए थे, कुछ पश्चिमी शिक्षा प्राप्त थे और इनका जो नाम है, जैसे ट्रूमन का नाम लेते, जो खाना की देता है, बाकी को नाम देने के लिए तो दो चार देशों का नाम देते थे। और इस पर एक उत्तर पश्चिम अफ्रीका में एक अल्जीरिया पर मैं शुतम क्वेश्चन बनाऊंगा। आज तक पूछा नहीं, कभी पूछा जा सकता है उससे। और वियतनाम पर तो कोई बात नहीं, पीछे मैंने बताया और आगे मैं आपको जब मैं वियतनाम पर भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है तो आपको खुद का विस्तार में वियतनाम वाले मुद्दे को रिपीट कर लूँगा। आपको मैटर नहीं किया गया, कोई समस्या नहीं। थोड़ा टाइम मुझे इसमें और लगेगा फर्स्ट टॉपिक में, उसके बाद मैं सीरीज का विस्तार देखूँगा और फिर बाकी चीज़ें देखूँगा। तो आज मैं यही लिखना है, फिर आप कल इसको आगे बढ़ाते हैं और जो बाकी है टॉपिक। ओके, थैंक यू।